क्या आप माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? और अगर कॉन्ट्रैक्ट कर भी दिया, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा? यही सब क्वेश्चन का जवाब देता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ की एक लैंडमार्क केस जिसका नाम है मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष। चलिए इस केस को जान लेते हैं। इस केस में जो प्लेंटिव रहता है वो रहता है एक माइनर जिनका नाम होता है धर्मोदास घोष, और जो डिफेंडेंट होता है उनका नाम होता है ब्रह्मोदत्त, और वो होता है एक मानी लेंडर। अब माइनर धर्मोदास घोष को पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो वो क्या करता है, वो जो मनी लेंडर है ब्रह्मोदत्त उनके पास जाता है और कहता है आप मेरा हाउस मॉर्गेज रख लो और उसके बदलों में मेरे को कुछ पैसे दे दो। तो ये प्रपोजल कंसिडर करने के वक्त ब्रह्मोदत्त मतलब जो मनी लेंडर है उनका जो अटॉर्नी रहता है जिनका नाम होता है केदारनाथ, उनको इंफॉर्मेशन आता है कि जो धर्मोदास घोष है वो एक माइनर है, मतलब उनका एज है 18 के नीचे। लेकिन ये इंफॉर्मेशन मालूम होने के बाद भी ब्रह्मदत्त और जो पार्ट ऑफ द मॉर्गेज अमाउंट है वो माइनर को दे देते हैं एज एन एडवांस। तो माइनर को अपना हाउस मॉर्गेज रख के मॉर्गेज मनी का कुछ एडवांस मिल जाता है और उसके बाद वो अपना असली चाल चलता है। माइनर कोर्ट में केस फाइल करता है और वो लेता है सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का सहारा। वो कहता है देखिए मैं माइनर हूँ और मेरा जो एज है वो 18 इयर्स के नीचे है, तो मैं तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। तो कोर्ट के सामने वो प्रे करता है कि मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है उसको कैंसिल कर दिया जाए। वैसे सेक्शन 39 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट यूज किया जाता है फॉर कैंसिलेशन ऑफ रिटेन इंस्ट्रूमेंट जैसे कॉन्ट्रैक्ट, और कोर्ट के पास डिस्क्रिशन रहता है कैंसिल करने का। और डिफेंडेंट जो मनी लेंडर होता है उनका बस एक ही प्रेयर रहता है कि भाई जो मॉर्गेज मनी मैंने दिया था वो मेरे को वापस कर दिया जाए। वैसे केस के दौरान जो ब्रह्मदत्त होते हैं उनका डेथ हो जाता है और केस कंटिन्यू करते हैं उनका बीबी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम होता है मोहरी बीबी। डिफेंडेंट पहले रिलाई करता है सेक्शन 64 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, जो कहता है अगर किसी पर्सन के पास वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट हो और वो राइट वो इस्तेमाल करता है, तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने के बाद उसको जो जो बेनिफिट मिला था उस कॉन्ट्रैक्ट से उसको वापस देना पड़ेगा, मतलब उसको रिस्टोर करना पड़ेगा दूसरा पार्टी को। अगर ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ए बी को 100 रुपए देता है, तो अगर बी इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देता है तो बी जो 100 रुपए लिया वो ए को वापस करना पड़ेगा। यही बोलता है सेक्शन 64। तो डिफेंडेंट कोर्ट के पास यही कहता है कि माइनर तो मेरे से पैसा लिया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना चाहे तो कैंसिल कर दे लेकिन मेरा पैसा मेरे को वापस कर। लेकिन कोर्ट कहता है कि भाई माइनर तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। अंडर सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट माइनर इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब माइनर कोई कॉन्ट्रैक्ट बना नहीं सकता, मतलब कॉन्ट्रैक्ट विथ ए माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड। तो सेक्शन 64 यहाँ पे यूज नहीं हो सकता और ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है क्योंकि सेक्शन 64 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट पे यूज होता है और ये कॉन्ट्रैक्ट तो है वॉइड, तो सेक्शन 64 यूज नहीं हो सकता। सिमिलरली सेक्शन 65 पे भी रिलाई किया गया था बाय द डिफेंडेंट। सेक्शन 65 कहता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड हो और बाद में वो वॉइड हो जाए तो जो पार्टी वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट रिसीव करता है उसको वो बेनिफिट वापस करना पड़ेगा। फॉर इंस्टेंस ए और बी के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, बी को मिला 100 रुपए इस कॉन्ट्रैक्ट के वजह से, अब कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड, अब बी को पैसा वापस करना पड़ेगा। यहाँ पे भी कोर्ट का मानना रहता है कि भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनी क्योंकि माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन कॉम्पिटेंट पार्टीज, तो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट था पहले से ही वॉइड। ऐसा नहीं है कि पहले वैलिड था और बाद में जाके वॉइड पता चला या फिर बाद में वो वॉइड हो गया, इसलिए सेक्शन 65 का भी यूज नहीं किया जा सकता। केस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करती है, वो क्वेश्चन है माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड और वॉइडेबल। तो इस केस में कोर्ट डिसाइड करता है कि माइनर का जब कॉन्ट्रैक्ट का बात हो तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड या वॉइडेबल इसका कोई मुद्दा ही नहीं है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन कॉम्पिटेंट पार्टीज और माइनर इज इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका मतलब है माइनर का कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वॉइड और वॉइड एब इनिशियो। इस केस में प्रिवी काउंसिल का ऑब्जर्वेशन रहता है कि इंडियन लॉ में माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज एब्सोल्युटली वॉइड, whereas in English law it is voidable contract।
मतलब इंडिया में माइनर के साथ बनाया हुआ कोई भी एग्रीमेंट का कोई लीगल इफेक्ट है ही नहीं। ऐसा पॉलिसी इसलिए बनाया गया था ताकि माइनर्स का जो राइट है वो इंटैक्ट रहे। तो इस केस में प्रिवी काउंसिल के सामने एस्टॉपेल का क्वेश्चन भी आया था, लेकिन प्रिवी काउंसिल ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे एस्टॉपेल का कोई क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि एस्टॉपेल वहां होता है जहां एक पार्टी दूसरा पार्टी को मिसरिप्रेजेंट करता है और उसको इंड्यूस करता है टू बिलीव सम फैक्ट्स और मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यहाँ पे दोनों पार्टी को सब कुछ मालूम था। मनी लेंडर ब्रह्मदत्त को अच्छे से मालूम था कि जो धर्मदास घोष है वो एक माइनर है, तो इस केस में एस्टॉपेल अप्लाई नहीं होगा। सिमिलरली कोर्ट का मानना रहता है अगर माइनर को नेसेसरीज भी दी गई हो जैसे मेडिसिन या फूड, तब भी माइनर से पैसा मांगा नहीं जा सकता। लेकिन बस सेक्शन 68 का एप्लीकेशन से माइनर का प्रॉपर्टी अगर उसके पास हो उससे कुछ रीइंबर्समेंट मिल सकता है, लेकिन नेसेसरी सप्लाई करने के लिए तुरंत तुरंत उससे पैसा नहीं मांगा जा सकता। तो इधर नेसेसिटी क्लॉज का भी कोई एप्लीकेशन नहीं है। फाइनली डिफेंडेंट सेक्शन 41 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पे रिलाई करती है। सेक्शन 41 कहता है अगर किसी पार्टी का कहने पे कोई भी इंस्ट्रूमेंट कैंसिल किया जा रहा हो, जिसका रिक्वेस्ट पे इंस्ट्रूमेंट कैंसिल हो रहा है, उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा और कितना कंपेंसेशन दिया जाएगा वो डिसाइड करेगा कोर्ट। लेकिन यहाँ पे भी कोर्ट का मानना रहता है कि इस केस का सर्कमस्टेंसेस बहुत अलग था, क्योंकि इस केस में जो प्लेंटिफ है वो है माइनर और माइनर्स की लीगल राइट बहुत अच्छे से प्रोटेक्टेड है अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। ना ही इधर पे एप्लीकेशन हो सकता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, जो कहता है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड डिक्लेयर हो तो पार्टीज को अपना ओरिजिनल पोजीशन में बैक किया जाएगा। लेकिन इधर में जो पार्टी है वो एक माइनर है और माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। और कोर्ट का ये भी ऑब्जर्वेशन रहता है कि जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो रिलीफ देना रहता है वो है डिस्क्रिशनरी, मतलब कोर्ट चाहे दे सकता है ना चाहे नहीं भी दे सकता है। तो कोर्ट हेल्ड करता है कि इधर में माइनर को कोई रिपेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए केस को समराइज करें और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो इस केस में धर्मोदास घोष नाम का एक माइनर रहता है जो अपना प्रॉपर्टी ब्रह्मदत्त नाम के एक मनी लेंडर के पास मॉर्गेज करता है। मनी लेंडर ब्रह्मदत्त को अच्छे से मालूम रहता है कि धर्मोदास घोष एक माइनर है, लेकिन उसके बावजूद वो कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और जो माइनर है उसको मॉर्गेज मनी का हाफ दे देता है। और उसके बाद माइनर मनी लेंडर को कोर्ट में सू करता है और कहता है देखिए मैं माइनर हूँ और जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको कैंसिल कर दिया जाए। डिफेंडेंट का बस एक ही चाहत रहता है कि जो मैंने पैसा दिया बस वो वापस मिल जाए। तो इस केस में कोर्ट का डिसीजन रहता है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर इज वॉइड ab initio, मतलब माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना तो पैसा देने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो माइनर को पैसा देना नहीं पड़ा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो माइनर का बात मानिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे हम लोगों को थोड़ा मोटिवेशन मिलता है ऐसा कंटेंट बनाने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर, और अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए आपको तो प्लीज ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल @the_legal_cat। यहाँ पे सारे वीडियोस की पीडीएफ दी जाती है। आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।